राहत इंदौरी साहब का एक बेहद खूबसूरत शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ बस मेरा मकान थोड़ी है। जी हाँ, आज की चर्चा एक ख़ास मुद्दे पर जो रीवा और विंध्य की आबो हवा को बदल रही है। आबो हवा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमेशा जातिवादी व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं हर गंभीर मुद्दे पर हावी हो जाती है और वो गंभीर मुद्दा कहीं ना कहीं नगण्य हो जाता है। लोगों की गलतियाँ जो अक्षम्य होती हैं वो क्षम्य करने का प्रयास किया जाता है और तमाम तरह की जब चर्चाएं होती हैं तो एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या विंध्य के हिस्से में सिर्फ जातिवाद है? क्योंकि जब चुनाव आएगा तब जातिवाद, जब विवाद आएगा तब जातिवाद, जब खबरें आएंगी तब जातिवाद, जब कहा जाए कि हर बार एक जातिवाद व्यवस्था जो है, क्या रीवा विंध्य के लिए बेहतर है? मैं किसी भी जाति का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं विशुद्ध रूप से पत्रकार हूँ। न मुझे ब्राह्मण जाति खाने को देती, न मुझे अन्य जातियाँ खाने को देती। खुद की मेहनत करता हूँ, अपनी हिस्से की मेहनत करता हूँ, ईमानदारी से मेहनत करता हूँ और जो मिलता है उसको ईमानदारी से परिवार का भरण पोषण करता हूँ। लेकिन ये जातियाँ जो छूट नहीं रही हैं, लोग वकालत ज़रूर करते हैं अर्पित जी, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसी सौहार्द को ख़राब कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान अर्पित भाई युवा पत्रकार हैं, रीवा के तासीर को, सियासत को बड़ी अच्छे तरीके से समझते हैं। हालांकि रीवा, सीधी, सतना, शहडोल जो विंध्य की 30 विधानसभा सीटें हैं अर्पित जी, इनमें अमूमन ये देखा जाता है कि जातिवाद तब हावी होता है जब चुनाव आता है। बाकी ये जो है वही दोस्त, वही यारी, वही न्योतापहन और यह कहा जाए कि सुख दुख के साथ ही रहते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तब ये जातिवाद हावी होता है। लेकिन मुझे ये कहने में बड़ा दुख हो रहा है कि अभी हाल में ही एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक युवा कलाकार हैं, फेमस यूट्यूबर हैं मनीष पटेल, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया, जेल में डाला और ये चर्चा शुरू हो गई कि उनको गलत किया गया। ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी के नाम पर उनके साथ जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। अर्पित भाई, पहली प्रतिक्रिया आपकी चाहेंगे कि क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, जातिवाद और समाज पे आज हम बात कर रहे हैं तो ये बेहद ही संवेदनशील विषय है कि इस पर हम चर्चा करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं, ये तो ऐसा विषय है कि भाई हम और आप एक साथ रहने वाले, एक समाज में रहने वाले लोग हैं, तो हमें जात पात की तो बात करनी ही नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत ही बेहद संवेदनशील विषय है। नहीं, मनीष पटेल को यदि जेल भेजा गया गलती पर, हालांकि ये फैसला कोर्ट का है क्योंकि ये मामला पूरा कोर्ट में है, हाई कोर्ट ने जमानत रद्द की और देन फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब जो है एक सामाजिक प्रश्न चिन्ह जो है लग चुका है कि ब्राह्मणों ने ये टारगेट बनाकर मनीष की प्रतिष्ठा को देखकर इतना जो फेमस हो गए, इसलिए उनके साथ ऐसा किया है। कितना सहमत है इस बात से? देखिए, ये जो मनीष पटेल का केस चल रहा है, इसे जाति से जोड़ा जा रहा है या समाज से जोड़ा जा रहा है, ये तो बहुत ही गलत है। देखिए, एक बार उन्होंने गलती की थी कि उन्होंने अपने एक वीडियो कंटेंट में कुछ आपत्तिजनक लिखा हुआ था और उसको उन्होंने बाद में इरेज भी किया था। तो कुछ समाज के लोग उस समय पर हावी हुए, ब्राह्मण समाज के लोग थे कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए और गलत भी था। उसके बाद उन्होंने डिलीट किया और हालांकि सार्वजनिक तो नहीं, लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी थी। उसके बाद इस जातिगत इसको हवा दे दी गई है, जबकि जातिगत ऐसा कुछ है ही नहीं। उनका जो है तो मनीष पटेल जो है तो पहले से विवादित आदमी है, शुरू से ही। तो मनीष पटेल जो है तो वीडियो जब तक वो नहीं बनाते थे, वीडियो बनाने के पहले वो जो है तो उनका काम आपराधिक था, तो आपराधिक रिकॉर्ड उनके यहाँ थानों में दर्ज है। तो इस हिसाब से अगर केवल मनीष पटेल को लेकर अगर यहाँ पर जातिगत बहस हो रही है या समाज में भेदभाव उत्पन्न हो रहे हैं तो ये गलत है। यहाँ पर जो समाज के लोग हैं उनको खुद समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति को लेकर अगर हम सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करें तो इस पर जो है तो चिंता करनी चाहिए। मनीष जी, आज यदि कलाकार, पत्रकार, नेता, इनके यदि इथिक्स की बात की जाए, इनकी नैतिकता की बात की जाए, इनके लिए जो
कहा जाए एक लिमिट बनाई गई है, एक दायरा बनाया गया है कि आपको इस दायरे के अंदर रह के काम करना है, तो दिक्कत कहाँ है? क्या दायरा नहीं होना चाहिए आपको लगता है? देखिए, आपने शुरुआत में ही 30 विधानसभा सीटों का जिक्र किया था। विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा सीट हैं, और इसमें सबसे बड़ा बात आता है कि शुरू से ही, मतलब आज हम जब से जानने लायक हुए हैं, स्वयं से हम बता रहे हैं, आज 30 साल का कैरियर हो गया है। बिल्कुल। और 30 साल में हम केवल जाति पर आधारित बात करते हैं। हम कहीं भी समाज में खड़े होते हैं तो किसी दूसरी जाति का रहता है तो वहाँ पर उससे अच्छे से बातचीत होती है, पर जैसे ही वो दूसरी अलग हुआ तो अपना मनमुटाव थोड़ी मन में आ जाता है कि अरे दूसरी जात की है। तो थोड़ी इन चीज़ों को खुद से भी अपने को समझना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हमारे समाज में विघटन का काम कर रही हैं, तो इन्हें सुधारने की ज़रूरत है सबसे बड़ी। चलिए, आप लोग को बता दूं कि मनीष पटेल जो यूट्यूबर हैं, फ़िलहाल वो जेल में हैं। पूरा मामला कोर्ट में है, और कहा यह जा रहा है, जो पुलिस के बताए अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, कि उन पर 6 आपराधिक प्रकरण अभी तक कुल दर्ज हो चुके हैं, जिसमें चोरी, लूट जैसे गंभीर अपराधों पर उन पर मामला दर्ज है। मेरा कहना ये नहीं है, देखिए, कि मैं किसी को आरोपी कहूँ या अपराधी कहूँ या उन पर गंभीर आरोप है, मुझे इस विषय से मतलब नहीं है। विषय ये है कि क्या सोशल मीडिया जो आज के दौर पर एक कहा जाए कि टाइम बम है, क्यों अर्पित जी, इस बात से आप सरोकार करते हैं कि टाइम बम है ये? क्योंकि कब फट जाएगा इसके बारे में कोई नहीं जानता है। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से कई अच्छे काम हुए हैं, जो मतलब असंभव से काम थे, और कई जगह पर आपने देखा होगा सामाजिक तौर पर सड़कें बनी हैं, कई जगह पर लोगों के जो, हाँ, लीला साहू की आपने जैसे सड़कों की भी यदि बात की जाए तो लीला साहू भी एक इन्फ्लुएंसर हैं, और सोशल मीडिया के ही दम पर मतलब वहाँ पे उनके गांव में सड़क बन गई, अच्छी बात है। और कई पत्रकारों को प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, डिजिटल न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मौके हैं कि जब कलाबाजी भी है, कलाकारी, हाँ, जैसा कि लोग कर रहे हैं कि भाई हंसाने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुदगुदाने का काम कर रहे हैं, तो ये भी अच्छी चीज़ें हैं। नहीं तो उसका उपयोग जो है, तो मतलब आप कंटेंट जो है तो आपका सही होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हम सब सोशल मीडिया पर हैं, और हमारे हाथ में जो ये छोटा सा मोबाइल फ़ोन है, ये आप कल्पना करिए कि इसकी ताकत क्या है। ये आपको, यदि आपके अंदर हुनर है तो ये आपको बहुत जल्द प्रसिद्धि भी दिला सकता है, और यदि आपसे छोटी चूक हुई तो आपको जेल भी भेज सकता है। तो सवाल ये है कि इसकी यदि मर्यादाओं को हम ख्याल करें, और मर्यादा की जब बात करता हूँ अर्पित जी, तो मुझे ध्यान आता है कि ये सोशल मीडिया तो तमाम रील्स का ज़माना है। इंस्टाग्राम में खूब ऐसी तमाम रील्स भरी पड़ी हैं जो शायद परिवार के साथ नहीं देखी जा सकती, और अभद्र ये धोखे से उनका वीडियो चालू हो गया, उसमें गाली गलौच है, बहुत सारी अश्लीलता है जो लोग परोस रहे हैं, और चंद व्यूज़, लाइक, शेयर्स के लिए यदि ऐसा कर रहे हैं तो क्या उचित मानते हैं आप इसे? कलाकारों को तो इस चीज़ से बचना चाहिए बिल्कुल, कि भाई हम जो कलाकार हैं तो कला का जो एक दायरा है उसको भी एक हिसाब तक बधा हुआ है कि भाई हमें इस दायरे को मेंटेन करके हमें काम करना है। भाई हम जैसे हंसी मजाक दिखा रहे हैं तो हंसी मजाक का भी एक दायरा है कि हम निम्न स्तर पर ना जाएं, उसका एक स्तर मेंटेन करके रखें। लेकिन मनीष पटेल की शुरू से ही वीडियो जो आ रही थी तो उनका थोड़ी, हालांकि हंसाने का तरीका लोगों का अपना होता है, और मनीष पटेल वीडियो पे नहीं जाते हैं बिल्कुल, और उनके द्वारा जो वीडियो बनाई जाती है निश्चित तौर पर बघेली में जो स्थानीय यहाँ की बोली है विंध्य की, उस पर वो वीडियो बनाते हैं, अच्छे वीडियो हैं, लोग बड़ा लुत्फ लेते हैं, और शायद उनके फॉलोवर्स में लोगों ने जाति नहीं देखी होगी। आपकी एक बात पर मैं कटाक्ष करना चाहूँगा। मैं शुरू से, जब से ये विवाद शुरू हुआ है मनीष पटेल का, तब से मैं सुन रहा हूँ कि मनीष पटेल बघेली कलाकार, तो मैं उन्हें बघेली कलाकार की संज्ञा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने बघेली में कोई वीडियो बनाई ही नहीं है। उन्होंने जो वीडियो बनाए हैं तो हिंदी में, जैसे आप जो है तो विंध्य के पहल बघेली चैनल MP संदेश आप चला रहे हैं, और अपना पचे शुरू से जब से चला रहे हैं तब से बघेली में अपना के कंटेंट रहा, अपना जो कुछ बोली बत कहाँ करें तो बघेली से करें। लेकिन मनीष पटेल में कहूँ ये चीज़ नहीं आई कि बघेली से बोली बत कहाँ कर रही नहीं, निश्चित तौर पर अर्पित जी कुछ कंटेंट्स जो वो बघेली के रखते हैं, ठीक है, वो हम जब चर्चा मनीष पटेल की कर रहे हैं तो हमारा मकसद ये है कि मनीष को हर जाति के लोगों ने फॉलो किया होगा। मुझे नहीं लगता कि मनीष के 40 लाख जो संख्या बताई जा रही है फॉलोवर्स की, तो उसमें ब्राह्मण नहीं होंगे, क्षत्रिय नहीं होंगे, वैश्य नहीं होंगे,
और तमाम जितनी विभिन्न हाँ, जातियां भाई हैं नहीं हंसने होंगी। की जरूरत सबको है ना, हर आदमी हंसना चाह रहा है और हंसने का माध्यम बनना जो है तो मिलना चाहिए। तो हंसने का माध्यम अगर मनीष पटेल है, कनिष्क तिवारी है, अर्पित पांडे हैं, तो उससे लोग हंसेंगे। और ये थोड़ी देखेंगे कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय ब्राह्मण है कि हंसा रहा है कि ब्राह्मण को हंसाएगा, छत्री को हंसाएगा है। भाई उसका एक सिस्टम होता है कि भाई हंसाने का कोई भी कहीं भी हंसा सकता है। भाई आप कपिल शर्मा देख रहे हैं, कपिल शर्मा शो हर आदमी देख रहा है, तो उनका जो सिस्टम है कि भाई क्या जरूरी है कि केवल सर में बस हंस रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर ये चिंताजनक, और यदि हमें आप सब देख रहे हैं तो हमारा मकसद किसी को एक रत्ती भी ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि हम सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि आगामी दिनों में ऐसी वारदात ना हो, किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि एक मर्यादा की जो हम बाउंड्रीज़ की बात करते हैं, यदि छक्का मार रहे हैं तो बाउंड्री के ऊपर जाएगा, और वो छक्का आपको खेल से बाहर कर दे तो फिर क्या मतलब ऐसे छक्के का। इसलिए उस बाउंड्री के अंदर यदि खेल हो तो शायद ज़्यादा बेहतर हो। और मुझे लगता है कि जाति, समाज, धर्म जो ऐसे विषय हैं, ये एक पर्सनल विषय है, व्यक्तिगत विषय है, इस पर किसी तरह की कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत क्या है? क्या इसके बगैर नहीं हंसा जा सकता अर्पित जी? देखिए, ब्राह्मण लड़की की टिप्पणी के बाद ही मनीष पटेल जो है तो लाइमलाइट में आए हैं, लेकिन इसके पहले भी उनके पुराने केस दर्ज थे। तो हम ये नहीं मान सकते कि उनकी गिरफ्तारी जो है तो केवल उस कंटेंट के माध्यम से। और एक मुझे ध्यान आता है कि फौजी, हालांकि नहीं, उसमें तो उन्होंने माफ़ी मांग ली थी। नहीं, माफ़ी मांग ली थी, मगर एक जो है उनका वो भी विवादित था, जिसमें उन्होंने फौजी घर वालों के महिलाओं पर टिप्पणी पर एक जो है उन्होंने कंटेंट बनाया था, उस पर भी आपत्ति लोगों ने जाहिर की थी। फौजी लोगों ने एफआईआर नहीं हुई थी। तो मतलब कुल मिला के हमारे कुलगुरु हैं मक्खनलाल चतुर्वेदी, पत्रकारिता राष्ट्रीय संचार विश्वविद्यालय के, उनका बड़ा साफ सुथरा तरीके से कहना है कि गलतियां दोहराई नहीं जानी चाहिए। नई गलती करो, लेकिन यदि एक ही गलती को बार बार दोहरा रहे हो तो वो आपको गलत साबित कर देती है, और वो गलत होने पर ही इस तरह के तमाम घटनाओं से आपको गुजरना पड़ता है। अब फिर से हम मुद्दे पे वापस आते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया को मैं लगभग 3 दिन से देख रहा हूँ, और मेरा देखने का मकसद यही है कि क्या सामाजिक सौहार्द बचा हुआ है अर्पित जी, या खत्म हो रहा है? देखिए, शुरुआत चूँकि मनीष पटेल का मैटर है तो मनीष पटेल से ही करेंगे कि यहाँ पर विवाद जो बढ़ा है तो दोनों वर्गों ने, ब्राह्मण हो या पटेल हो, दोनों वर्गों का बराबर का योगदान है इसमें, क्योंकि हम किसी को कम नहीं आंक सकते। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जैसा हम कहते हैं शुरू में, पहले मनीष पटेल ने अपनी याचिका लगाई होगी जमानत के लिए, हाई कोर्ट में उन्होंने अपील की होगी, वहाँ से खारिज हो गई। फिर मनीष पटेल ने सरेंडर किया, पर मनीष पटेल ने सरेंडर किया और यहाँ लोगों ने अफवाह उड़ाई कि उसकी गिरफ्तारी हुई है। जब ये अफवाह उड़ती हैं तो लोगों को थोड़ी, जो उनके समाज के लोग थे, उनके मन में थोड़ी गलत भावना स्वाभाविक से गई, वही गिरफ्तारी हुई है, बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है, आतंकवादी है, ऐसा लोग यहाँ इस हिसाब से, मतलब शब्द उनके चाहे जो भी रहे हों, उस हिसाब से लोग अपनी अपने तरफ से एक्सप्लेन करने लगे। तो ये चीज़ें अगर शुरू में ना होती, हालांकि शुरुआत ब्राह्मण समाज से हम मान सकते हैं कोई है नहीं, ब्राह्मण समाज के पत्रकारों ने वहाँ पर मनीष पटेल को घेरा, सवालों को पूछा। आपने भी उन सवालों को सुना होगा अर्पित जी, जिस पे पहला सवाल एक ये भी था कि मनीष, क्या आप अपनी गलती से जो है कहीं ना कहीं गिल्ट फील कर रहे हैं, आप उस पर सॉरी बोल रहे हैं, या? तो उनका रिएक्शन कुछ खास नहीं आया था अर्पित जी, जितना मैं देख पाया हूँ। शायद आपने दूसरे कोई वीडियो देखे हो जहाँ पे ऐसा लगा हो कि नहीं, वो खेद प्रकट कर रहे हैं उस पूरे प्रकरण में। देखिए, मनीष पटेल की पूरी गलती हम मानते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक ऑन रिकॉर्ड उन्होंने माफी नहीं मांगी, और उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। एक और वीडियो आप रिसेंटली देखे होंगे, जो दूसरा क्रिएटर है प्रिंसू यादव, उसकी शादी में गए थे और उन्होंने बोला कि हम किसी समाज को नहीं मानते हैं, और पैसे वगैरह उस, तो इस तरह बार बार किसी समाज को टारगेट करना ये तो सही नहीं है ना। इसको तो, इससे उनको खुद बचना चाहिए। चलिए, कुल मिला के ठीक है, अभी उम्र भी कम है मनीष की, शायद तजुर्बा कम है। कहते हैं ना कि जब इंसान तजुर्बा उसके अंदर आ जाता है तो शायद गलतियां कम होने लगती हैं, वो गलतियों को बार बार नहीं करता है। और हमारा मकसद है कि सद्भावना को ज़रूर बनाए रखिए, क्योंकि सद्भाव, सामाजिकता यदि नहीं है तो आगे का दौर जो है और कठिन होना है, क्योंकि जातीय संघर्ष, सामुदायिक संघर्ष, सामाजिक संघर्ष
यदि बढ़ता गया तो अर्पित जी आपको लगता है कि फिर क्या होने वाला है इस देश में, क्योंकि हिंदू और मुसलमान तो ऑलरेडी पहले से ही राजनीतिक केंद्र हैं, बिल्कुल, और हिंदुओं के अंदर इतना बड़ा यदि विघटन हो जाएगा तो फिर क्या आप मानते हैं, कहाँ देखते हैं इस समाज को? देखा ना, अभी आपसे बात करते हुए मेरे मन में एक ख्याल आया कि अभी हम मान लीजिए हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग हैं, अपने अपने गांव से निकल के हम शहर में आए, आज हमने रीवा में अपना मकान बनाया है। तो हमने जब प्लॉट लेने कहीं गए, अपने जिस स्थान में हमने मकान बनाया है, तो वहाँ पर हमने ये नहीं देखा कि बगल वाला जो हमारा प्लॉट है या बगल में जिसका घर बना हुआ कौन सी जाति का है, ये हमने नहीं देखा है। बिल्कुल। और अब उसने भी घर बनवा लिया, हमने भी घर बनवा लिया, हम साथ में रह रहे हैं, ना उन्हें आपत्ति है ना आपको आपत्ति। अब वहाँ पर अब देखिए मेरे बगल में खुद जो है तो दूसरी बिरादरी के लोग रहते हैं और मैं रहता हूँ, हमारे आपस में वही संवाद होते हैं, प्रेम है, सामान्य हम एक परिवार के जैसे होते हैं। पर जब ये सोशल मीडिया में आता है या और कहीं दूसरी जगह जाते हैं तो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि बिल्कुल हम एक दूसरे के कितने बड़े प्रतिद्वंदी हैं। मतलब हमें तो ये है ही नहीं कि भाई हमें पाकिस्तान को हराना है या हमें मुस्लिमों को हराना है या हमें और किसी को कुछ करना है, हम तो आपस में लड़ रहे हैं। चलिए, निश्चित तौर पर ये जो चर्चा है ये अनंत तक जा सकती है, इन्फिनिटी इसका जो है दायरा हो जाता है, क्योंकि ये वास्तव में एक चिंताजनक विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और समाज का यदि विघटन हो रहा है, निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं जब ठेलों में, जैसा कि अभी यूपी में अर्पित जी हमने देखा कि एक कोई बड़ा आयोजन था जहाँ ये कहा गया कि हर दुकानदार अपनी बाहर जो है अपने दुकानदार अपने नाम लिखें, क्योंकि हिंदू और मुसलमानों को लेकर ये सारी चर्चाएं हो रही थी। और फिर हिंदुओं ने क्या किया कि मुसलमानों की दुकान का बाइकाट करने लगे, तो आखिरकार उसका भी रोज़गार चला गया। जो बेचारा ढाबा खोल के बजरंगी ढाबा नाम रखा था, या ठीक है यदि वो साफ मन से काम कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे ये करने की आवश्यकता थी। और यही अब हिंदुओं में यदि कोई व्यापार कर रहा है तो क्या ब्राह्मण ब्राह्मण से खरीदेगा, पटेल पटेल से खरीदेगा, यादव यादव से खरीदेगा? तो मतलब एक तरीके से पूरी व्यवस्था तो आपने भंग कर दी। यदि ऐसा हुआ तो कल्पना करिए कि किस तरीके की समाज की स्थापना हो रही है। देखिए, हमने अपने ग्रंथों में पढ़ा है कि जब शुरुआत हुई तो सृष्टि की तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण बांटे गए हैं और इसमें सबके अपने अपने काम विभाजित कर दिए गए हैं। तो अगर मैं कहूँ कि मैं जो है तो नाई का काम कर सकता हूँ तो यह संभव है, मेरा मानना है। देखिए, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो ये चीज़ अब अगर कहें कि यहाँ हम जब तो ब्राह्मण से बाल बनवाओ तो यह संभव है, ब्राह्मण से कैसे? नहीं, तो ऐसा तो नहीं है। बहुत जगह तो हम यह में दिखन कि भाई अब पंडित जी जूते की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, किराने की दुकान खोल के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े छत्री जो हैं। क्योंकि देखिए अब जो है यदि हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और इन तमाम चीज़ों को लेके चलेंगे अर्पित जी, तो आपको लगता नहीं कि आगामी दिनों पे जो विश्व गुरु बनने की भारत की कल्पना है वो कभी पूरी हो पाएगी क्या? क्योंकि ये अंदरूनी एक अंतर जातीय संघर्ष जो है, क्योंकि सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ चुनाव में एक जातिगत आंकड़ा सबसे पहले बताया जाता है, पत्रकारों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पहले जाति बताती है। ब्राह्मण इतने %, क्षत्रिय इतने %, फला इतने %, ये इतने %। और उसके बाद एक कैंडिडेट आता है तो उसको कहा जाता है कि ब्राह्मण ज़्यादा थे तो अब ये ब्राह्मण के 30% वोट पा जाएंगे, क्षत्रिय इनको इतना दे देंगे, तो फिर तुम दो चाहे ना दो, जीतेगा यही। तो एक तरीके का ये जो राजनीतिक जो प्रतिद्वंदता है, जो राजनीतिक गेम है हर जगह का, ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इसको भी सुधरने की ज़रूरत है, इसको भी व्यवस्थित करने की आवश्यकता है और नेताओं की थोड़ा सोच बदले तो शायद सामाजिक सोच भी बदल जाए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां हर क्षेत्र में अपने अपने अलग कैंडिडेट उतारती हैं और वहाँ उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया है कि भाई यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा कि सिरमौर में राम गरीब आदिवासी जी को बनाया गया क्योंकि वहाँ उनका वोट बैंक ज़्यादा है। फिर अब रीवा में राजेंद्र शुक्ला जी हैं क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक ज़्यादा है। और इसी तरह आप देख लीजिए, आपके सिहावल में कमलेश्वर पटेल जी को उतारा गया कांग्रेस के द्वारा कि भाई वहाँ पटेल का तो ओबीसी वोटर ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें अगर चेंज हो जाती हैं, नहीं तो ये कौन करेगा? सवाल ये है कि देखिए, बीज कहीं बोया जाता है और
उसका असर कहाँ हो रहा है। आप देखिए ना, आप छोटे छोटे मुद्दों पर जातिवाद जो है खुलकर सामने आ जाता है। लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करने से एक भी मिनट, एक सेकंड नहीं सोचते हैं कि इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आगे जाकर, क्योंकि राजनीति जो है, जो बीज बो देती है 5 साल पहले, और वो 5 साल बराबर जो है समाज के भीतर एक जाति संघर्ष पैदा कर रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि ये जाति संघर्ष पर बात होनी चाहिए? राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक नेता भी जो है जाति के इतर बात करें। अब देखिए, राजनीतिक पार्टियों से इतर अगर हम बात करें तो देखिए, हमारे समाज को बांटने का काम हमारे ही समाज के लोगों ने किया है। देखिए, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ब्राह्मण समाज में जो अपना अलग वो संगठन बना लिया और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। अब हमें लगा कि यहाँ ब्राह्मण है तो उसके पीछे पीछे चल दिए। पटेल समाज में वो क्या है, वो पिछड़ा वर्ग आयोग पिछड़ा वर्ग का संगठन बना लिए। अब वो अभी अध्यक्ष बने हैं, अभी आपके पूर्व मंत्री जी हैं रीवा में, अमर पाटन के, वो अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये जो चीज़ें चलती हैं, तो ये सबसे पहले तो इसे हमें निपटाना होगा कि हम संगठन का जो बनना होता है ये ही ना हो पाए तो दूसरी चीज़ें ना। आपको लगता है कि ये जो सामाजिक संगठन, जातीय संगठन जो बनते हैं, बस केवल यही है जो समाज को लड़ाने का काम ये करते हैं? राजनीतिक पार्टी को हम बिल्कुल दोष नहीं देते हैं। देखिए, क्योंकि ये बताया ना कि भाई हम अपने संगठन के, भाई ब्राह्मण के मुखिया हम हैं, तो भाई हम क्यों कहें कि भाई हमें दूसरे जात को, दूसरे जो बिरादरी के लोग हैं तो उन्हें तुम ऐसा करो? ये तो हमें स्वयं से सोचना चाहिए ना। चलिए, तो कुछ चंद लाइन है कि राजनीति क्या है। जब एक और एक को जोड़ा जाता है तो 2 होते हैं। जब एक और एक जो है 11 होते हैं तो ये संगठन होता है। जब एक और एक मिल जाते हैं तो ये प्रेम होता है। जब एक और एक को मिलने नहीं दिया जाता है तो ये कूटनीति होती है। और जब एक और एक को एक दूसरे का परस्पर विरोधी बना दिया जाता है, और ये होती है राजनीति। तो एक और एक का ये जो गणित है अर्पित भाई, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राजनीति पे सटीक बैठता है कि आज स्थितियां ये हो गई हैं कि जातिगत जनगणना की मांग हो रही थी, अब आज के दौर में हमें लगता है उस जातिगत जनगणना की ज़रूरत ही नहीं है। सारी जातियां अपने में ही अलग अलग हैं सब। बिल्कुल, यदि कह दिया जाए एक माइक में कि कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया जाए या कोई बोल दे, तो सारी जातियां खुद एक कटघरे में खड़े होते के अलग अलग हो जाएंगे। जातिगत जनगणना इसीलिए तो कराई गई है ना, कि भाई हम देख सकें कि ये फलानी जाति है और इसके फलाना मुखिया है, तो हम मुखिया को पकड़ लेंगे तो बाकी लोग खुद हमारी सरकार बन जाएगी, खुद ही वोट देंगे। और इसीलिए इतने इस तरह के सामाजिक संगठन चल रहे हैं कि ब्राह्मण समाज, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और पिछड़ा वर्ग और बाकी सेन समाज, ये कई प्रकार के संगठन आपने देखे होंगे कि सबके अपने अपने, चर्मकार समाज और सोनी समाज, इस तरह के सबके अपने अपने संगठन हैं। भीम आर्मी सबके अपने अपने संगठन हैं। भाई कोई एक संगठन के नीचे जाना ही नहीं चाहता कि भाई एक संगठन बने और उसमें हम जो है तो भाई भारतवासियों का संगठन हो, एक साथ रहें। भारत संगठन, जैसा कि आप शुरू से देख रहे होंगे कि आरएसएस की विचारधारा पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। तो आरएसएस ने शुरू में काम किया कि भाई उसने एक छत के नीचे सभी समाज के इकट्ठा लोगों को बैठाया है। ये हालांकि हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये दूसरी चर्चाएं हो रही हैं, पर फिर भी अगर हम एक सारे समाज को एक छत के नीचे बैठा सकते हैं तो ये तो सबसे ज़रूरी विषय है। चलिए, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो सब एक दूसरे की ज़रूरत से बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समाज अकेले ही जीवन जी लेगा या कोई समाज अपने में ही ये पूरी कहा जाए व्यवस्था को संभाल लेगा, क्योंकि ब्राह्मण को क्षत्रियों की आवश्यकता है, ब्राह्मण को यह कहा जाए कि वैश्य की आवश्यकता है, और तमाम जितने वर्ण हैं या फिर जितनी जातियां हैं। तो हमारे भी दोस्त, मैं आपको बता दूं कि हर समाज से हैं, शायद अर्पित जी आपके भी हर समाज से दोस्त होंगे। सबसे अच्छी बात होती है घर में आना जाना होता है, साथ में भोजन होता है, बैठते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और उतना भरोसा रखते हैं जितना अपने भाई पर रखते हैं। ठीक, ये कोई मतलब विषय ही नहीं है कि जब हम एक दूसरे को जाति आधारित जो है एक सम्मान दें या उनसे बातचीत करें। तो सबसे बड़ा सवाल यही है और निवेदन है आप सभी से कि सामाजिक सौहार्द कैसे स्थापित हो, इस पर प्रयास किया जाए। कोई एक व्यक्ति ये नहीं तय करेगा कि हम किस जाति के हैं, हमारा दोस्त कौन हो, हम किसके समर्थन में हो, हम किसके विरोध में हो।
हम गलत के जो है विरोध में हो और सही के समर्थन में हो। मेरा तो सीधा सीधा, चाहे कोई भी जाति हो, कोई समाज हो, कोई व्यवस्था हो, कोई नेता हो, हर किसी को ये ज़रूर तय करना चाहिए। और शायद अर्पित जी आप भी यही संदेश देना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए बता ना कि जो हमारी जो जिस समाज के संगठन बने हैं उसका जो मुखिया है सबसे पहले उसको पकड़ना चाहिए और उसको जो है तो निर्धारित करना चाहिए कि तुम जो है तो सर्व समाज को एक साथ लेके चलने की। नहीं, बिल्कुल, सर्व समाज की व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही है और ये व्यवस्था किसी को अपमानित करने, किसी को जेल भेजने या इसकी आज्ञा नहीं देती है, बल्कि हम आप सभी मिलकर ये जरूर तय करें कि ऐसा काम ही ना करें कि चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई ऐसा काम ना करें जिससे इन तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़े। हमें अपनी हदों को पहचानना होगा और यदि अपनी हद को हम पहचान जाएंगे तो निश्चित तौर पर हमसे गलतियां नहीं होंगी। और यदि कभी हो भी गई तो एक व्यवस्था है, हम माफ़ी मांग सकते हैं, खेद व्यक्त कर सकते हैं और भूल चूक लेन देन बड़े बड़े बिल में लिखा रहता है, सोना खरीदने जाइए, गाड़ी खरीदने जाइए, बाकायदा इनवॉइस में ये लिखा रहता है भूल चूक लेना देना। तो मतलब एक तरीके से मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है विंध्य के लिए ये घटना भी। चाहे एक कलाकार हो, चाहे एक पत्रकार हैं, दुखी सब हैं। एक समाज है जो सोचता है कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे। इसी परिकल्पना के साथ हम आज का ये पॉडकास्ट जो अर्पित भाई के साथ चल रहा था इसको समाप्त करते हैं और फिर किसी नए मुद्दे पर एक सकारात्मक चर्चा के लिए फिर बैठेंगे, बात होगी। तब तक रखिएगा अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।